हेलो 10th क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस की मैम। और एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने सोशल साइंस में ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन शुरू किया था, वन एवं वन जीव संसाधन। इसका एक भाग हम लोग पिछले दिनों पढ़े हैं। आज हम लोग इसी लेसन का सेकेंड भाग और लास्ट आखिरी भाग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले दिनों हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। तो पिछले दिनों हम लोगों ने जो मेन चीज़ देखी थी वो था IUCN का विभाजन, है ना। तो IUCN ने जो प्रजातियां थी उनको 6 श्रेणी में बांटा था। समान जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। उसके बाद हम लोगों ने पिछले भाग में हमने पढ़ा था वनों के ह्रास के कारण, यानी वनों के कमी के कारण। आज हम लोग शुरू करेंगे वनों के ह्रास यानी कमी से उत्पन्न होने वाली समस्या, यानी कौन सी समस्या है जो वनों की कमी से उत्पन्न हुई हैं। तो कई सारी समस्याएं हैं जो आप जानते भी हो बच्चों, है ना। तो उन समस्याओं के अलावा कुछ और ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम उतना नहीं जानते हैं ना। तो उन समस्याओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि वनों की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। तो पहली समस्या है वनों के विनाश के कारण कई मूल जातियां, है ना, और वनों पर आधारित या निर्भर जो समुदाय हैं वो निर्धन होते जा रहे हैं। आपको पता है हमारे भारत की बहुत सारी समुदाय जनजातियां जो हैं वो वनों पर निर्भर हैं। तो वनों की कमी से वो समुदाय क्या हो रहे हैं, निर्धन हुए जा रहे हैं। क्यों निर्धन हो रहे हैं? क्योंकि ये समुदाय खाना पीना, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म, इन सभी के लिए वो वनों पर ही क्या रहते थे और वन जीवों पर ही क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। तो इनकी कमी होने से उनके आगे ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसलिए वो गरीब होते जा रहे हैं, निर्धन होते जा रहे हैं। दूसरी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है बच्चों? वनों की कमी के कारण जो गरीब वर्ग की यानी निर्धन वर्ग की, निर्धन समुदाय की जो महिलाएं हैं उन पर भी काम का भार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब वन थे तो वन से वो अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लेती थी, है ना। लेकिन अब जो है चूँकि वन कम होते जा रहे हैं तो उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता, दूसरे ठिकाने या दूसरे जगहों को क्या करना पड़ता, ढूंढना पड़ता है। तो इससे उनके काम का भार जो है या कार्य का भार जो है उन पर क्या हो गया है, बढ़ता जा रहा है। और इस कार्य के भार के बढ़ते भार ने उनके जीवन में कई सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को क्या किया है, जन्म दिया। यानी ये निर्धन महिलाएं कई सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का क्या कर रही हैं, आज सामना कर रही हैं। तीसरी समस्या क्या उत्पन्न हो गई है वनों की कमी से, वो है बच्चों कि ये जो निर्धन समुदाय है वो केवल गरीबी से ही नहीं बल्कि कई गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी इससे क्या हो गए हैं, समुदाय में उत्पन्न हो गए हैं। क्योंकि महिलाओं पर काम का भार इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अपने घर और बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाती। यानी उनके घर और बच्चों की क्या होती है, उपेक्षा होती है ना। इस कारण से इस निर्धन वर्ग के समुदाय में कई सारे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम क्या होने लगे हैं, उत्पन्न होने लगे हैं। चौथी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है वनों की कमी से, वो ये है कि बच्चों वन कटाई होने से उसका कुछ परोक्ष प्रभाव भी पड़ रहा है। वो परोक्ष प्रभाव कौन से हैं? जैसे सूखा और बाढ़। और ये जो परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है वन की कटाई से, सूखा और बाढ़, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है बच्चों? इसी निर्धन या गरीब वर्ग पर। तो ये कुछ समस्याएं हैं बच्चों, है ना, जो वनों की कमी के कारण क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही। इनके अलावा आप तो बहुत सारी समस्याएं और भी जानते हो तो उनको भी आप इनमें लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते आगे। भारत में वन और वन्य जीवन
मानव जीवन के लिए बहुत ही क्या है बच्चों, कल्याणकारी है, लाभकारी है ना। अतः ये ज़रूरी है, आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए क्या किया जाए बच्चों, एक सही नीति जो है वो अपनाई जाए, है ना। तो अब आगे चलते हैं, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब तो जानते हो ना, कैसे हमको वनों को क्या करना है, बचाना है, उनको उनकी कमी और ज़्यादा ना हो, उनको हमको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे ना बच्चों। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। तो वन और वन्य जीवन का संरक्षण इसलिए आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वन और वन्य जीवन दोनों ही तेज़ी से क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उसमें कमी आती जा रही है, ठीक है। दूसरा क्यों वन और वन्य जीवन का संरक्षण ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि वन यानी वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि संरक्षण से ही जो हमारी पारिस्थितिकी विविधता है वो क्या कह रहती है, बनी रहती है। तो संरक्षण नहीं होगा, वन कम होते जाएंगे, तो जो हमारा पारिस्थितिकी में जो विविधता पाई जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो पारिस्थितिकी में विविधता बनी रहे, इसके लिए भी वन और वन्य जीव का संरक्षण क्या है बच्चों, ज़रूरी है। और तीसरा कारण क्या है, क्यों हमें वन संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है। तो संरक्षण से हमारे जीवन है ना, हमारा जो हम लोग का जीवन है, मनुष्य का जो हमारे जीवन साध्य संसाधन यानी वो संसाधन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे जल, वायु और मृदा, ये भी बने रहेंगे, ये भी मौजूद रहेंगे अगर हम वनों का क्या करेंगे, संरक्षण। अगर नहीं करेंगे तो ना जल रहेगा, ना वायु रहेगी, ना मृदा रहेगा। तो इसलिए जो हमारे जीवन साध्य संसाधन हैं वो भी बने रहें, मौजूद रहें, तो उनके लिए भी वनों का संरक्षण ज़रूरी है। अब आता है चौथा पॉइंट, ये विभिन्न जातियों में है ना, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, है ना, वनस्पतियों की, तो उनमें बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी जेनेटिक यानी विविधता को भी क्या करती है, ये संरक्षित करती है। यानी वन संरक्षण के द्वारा, वन्य जीव संरक्षण के द्वारा जो वनस्पति और पशुओं में जीन्स होते हैं, है ना, जीन्स की जो विविधता होती है उसको भी हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, है ना। जीन्स बच्चों वो गुणसूत्र होता है जिसके आधार पर ही एक प्राणी दूसरे प्राणी से क्या होता है, वो अलग होता है, ठीक है। सबके जीन्स सूत्र जो हैं अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया पर्यावरण का और वन्य जीव का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। अब चलते हैं बच्चों, वन और वन्य जीव के लिए संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने क्या प्रयास किया, क्या कदम उठाया है। तो सरकार द्वारा किए गए प्रयास या सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो 1972 में यानी 1972 में भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया गया, है ना। कौन सा नियम अधिनियम लागू किया, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में। इस अधिनियम की कुछ खास बातें थी। इस अधिनियम में कुछ प्रमुख बातों का क्या रखा गया था, प्रावधान रखा गया। वो कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन सी प्रमुख बातें इसमें रखी गई। तो पहला है कि सारे भारत में, सबसे पहला काम कि सारे भारत में जो रक्षित जातियाँ हैं यानी प्रोटेक्टिव जो हमारी जातियाँ हैं उनको उनकी सूची प्रकाशित की जाए, ठीक है। पहला काम इस अधिनियम के अनुसार कि सबसे पहले रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की जाए। दूसरा इसमें जो प्रावधान रखा गया कि जो बची हुई संकटग्रस्त जातियां हैं ना, संकटग्रस्त जो ये लुप्त होने के कगार पे हैं, संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर क्या करना, बल देना।
तीसरा प्रावधान क्या रखा गया कि शिकार प्रतिबंधन पर, यानी जो पशुओं का, जानवरों का शिकार होता है उसके प्रतिबंधन पर बल देना, उस पर प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। चौथा प्रावधान क्या रखा गया कि जो वन जीव आवासों को, है ना, कानूनी रक्षण प्रदान करें, यानी वन्य जीव आवास जो हैं उनको क्या करना, कानूनी रक्षण प्रदान करना। पांचवा है जो जंगली जीव का व्यापार करते हैं, है ना, जो हमारे वन्य पशु हैं उनके व्यापार पर क्या करना, रोक लगाना। इतनी सारी बातों पर इस 1972 का जो अधिनियम है उस पे क्या किया गया, बल दिया गया। तो ये मुख्य बातें हैं, मुख्य प्रावधान हैं कौन से अधिनियम की, 1972 वन्य जीव रक्षण अधिनियम। चलिए आगे बच्चों। इसके बाद जो हमारी 1972 का जो अधिनियम था, उसके ये अधिनियम बनने के बाद भारत में जो केंद्र सरकार है और जो कई राज्य सरकार है, इन्होंने भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार यानी सेंचुरी को क्या किया, स्थापित किया, यानी बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव विहार यानी सेंचुरी जो है वो स्थापित किए गए। किसके प्रयास से, केंद्र सरकार और जो हमारी कई राज्यों की सरकार है। उसके बाद केंद्र सरकार ने वन्य जीवों के और वन के संरक्षण के लिए कई सारी परियोजनाओं की घोषणा की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य था कि वो जीव, वो वन्य पशु जीव जो गंभीर खतरे में पड़े हैं, है ना, जो गंभीर खतरे का मतलब जो लुप्त हो सकते हैं। तो गंभीर खतरे में पड़े जीव जैसे बाघ, भारत का जो बाघ है टाइगर, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण जिसको हंगुल बोलते हैं, और 3 प्रकार के मगरमच्छ और एशियाई शेर, इनकी रक्षा, है ना, इन प्राणियों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने कई सारी परियोजनाएं क्या की, शुरू की। उन परियोजनाओं का उद्देश्य था इन गंभीर, है ना, जो वन्य पशु हैं या जीव है, इन प्रजातियों के, इनको क्या करना, रक्षा प्रदान करना, इनका रक्षण करना। इसके अतिरिक्त इन वन्य पशुओं के अतिरिक्त भारत में कुछ और ऐसे जीव थे, है ना, जिनके लिए रक्षा पर बल दिया गया। वो था भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडावन यानी बस्टर्ड और हिम तेंदुआ। ये वो जीव थे, वो वन्य पशु थे जिनके शिकार और व्यापार पर सरकार ने या तो संपूर्ण यानी पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया और कानून बनाकर इन जीवों को क्या की, रक्षा या सुरक्षा जो है वो प्रदान की। तो ये है सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम बच्चों। केवल सरकार ने वन्य पशुओं की, है ना, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए, बल्कि हमारे, है ना, पर्यावरण में, हमारे वन में बहुत सारे छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, है ना। इन कीटों के भी संरक्षण पर सरकार के लिए भी सरकार ने कदम उठाए। तो वन जीव अधिनियम जो 1980 और 1986 में बनाया गया, इस अधिनियम के अनुसार भारत में पाई जाने वाली जो सैकड़ों किस्म की तितलियां हैं, पतंगे ना, छोटे छोटे कीट होते हैं, भृगो हैं, और ड्रैगन फ्लाई जानते ना, टिड्डा जो होता है जिसके 2 पंख होते हैं ना, उड़ता रहता है। तो इनके संरक्षण इनको भी क्या किया, सरकार ने संरक्षित जातियों में क्या किया, सम्मिलित किया। किस अधिनियम में, 1980 और 1986 के अधिनियम में। जो हमारी तितलियां हैं, पतंगे हैं, भृगो हैं और ड्रैगन फ्लाई को भी भारत की संरक्षित जातियों में क्या कर लिया, सरकार ने सम्मिलित किया। इसके अलावा बच्चों, भारत सरकार ने 1991 में पौधों की 6 जातियों को भी पहली बार संरक्षित जातियों में क्या किया, शामिल किया। तो ये भारत सरकार के द्वारा क्या है बच्चों, वन
और वन्य जीव संरक्षण के लिए उठाए गए क्या हैं, कुछ कदम हैं या प्रयास हैं। हो गया इतना, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यानी इस हेडिंग में हम लोग दो चीज़ देखेंगे। पहला देखेंगे प्रकार, है ना, वनों के प्रकार। दूसरा हम लोग देखेंगे इनका वितरण। तो ये दो पॉइंट हम लोग इस हेडिंग में देखेंगे। तो भारत जैसे देश में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं, या फिर वो वन विभाग या फिर अन्य विभागों के क्या होते हैं बच्चों, अधिकार में होते हैं। समझ में आ गया। तो भारत में अधिकतर जो वन क्षेत्र है या वन्य जीवन है, ये या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं, या फिर वन विभाग के अधिकार में होते हैं, और या फिर अन्य विभागों के अधिकार में होते हैं। तो हमारे भारत में जो वन पाए जाते हैं, इन्हें इन प्रकार की दृष्टि से इनको निम्नलिखित 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी भारत में पाए जाने वाले जो वन हैं उनको संरक्षण की दृष्टि से 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं रक्षित वन। तो आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन वे वन होते हैं बच्चों जिसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों पर क्या होता है, पूरी तरह प्रतिबंध होता है ना। ये प्रतिबंध तब तक बना रहता है जब तक इसके नियम में किसी भी तरह का बदलाव ना हो, इसलिए इसको बोला जाता है आरक्षित वन, रिजर्व वन, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट। तो देश में, भारत में आधे से अधिक वन जो हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी आरक्षित वन है ना। जहाँ तक वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं, मूल्यवान माने जाते हैं, है ना। और इन वनों पर पूरी तरह से सरकार का क्या होता है बच्चों, स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। तो ये सबसे मूल्यवान वन माने, क्योंकि इसमें मानव को किसी भी प्रकार की गतिविधि, बाहरी इंसान की किसी प्रकार की गतिविधि इसमें नहीं पाई जाती, बिना प्रवेश के कोई आदमी इसमें नहीं जा सकता। अब आता है दूसरा रक्षित वन, है ना, प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं। रक्षित वन वो होते हैं जिसमें, है ना, मानव की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, लेकिन वो आदिवासी समुदाय जो इन वनों पर क्या होता है, निर्भर होते हैं, उन आदिवासी लोगों पर ये नियम लागू नहीं होता है। बाकी लोगों के लिए प्रतिबंध है, लेकिन जो आदिवासी लोग इन रक्षित वनों पर क्या हैं बच्चों, निर्भर हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है ना। इसलिए ये क्या है बच्चों, रक्षित वन है। रक्षित वन जो है वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्सा जो है वो भारत में रक्षित वन का है ना। यानी वन विभाग के अनुसार कुल जो भारत का वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा या क्षेत्र जो है वो रक्षित वन का है। ठीक है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए ही इनकी क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है ना, ताकि ये नष्ट ना हो। तो इसमें प्रतिबंध मानव गतिविधियों पर होता है, लेकिन वो जाति आदिवासी लोग जो इन वनों पर क्या हैं, निर्भर हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। इसलिए कैसे वन है बच्चों, रक्षित वन। अब आता है तीसरा वन, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत का मतलब होता है कि ये वन जो हैं, है ना तो क्या है, आरक्षित और ना ही रक्षित वन है ना। यानी ये वन जो है ना तो
आरक्षित वन और ना ही रक्षित वन के स्थायी क्षेत्र होते हैं, है ना। यानी इनका वर्गीकरण ना तो आरक्षित वन में के रूप में है, ना तो रक्षित वन के वन में है, इसलिए इनको बोला गया आवर्गीय। आवर्गीकृत का मतलब जिसका विभाजन ना हो, है ना, तो इसलिए इसको आवर्गीकृत वन कहा जाता है। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में, यानी इस प्रकार के वन पर केवल सरकार का ही स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार के वन पर, है ना, स्थिति के अनुसार इस पर नियंत्रण होता है बच्चों। कहीं सरकार का नियंत्रण होता है, कहीं व्यक्तियों का स्वामित्व होता, कहीं समुदाय का स्वामित्व होता है ना। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं या बंजर भूमियाँ होती हैं जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है आवर्गीकृत वन। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आता है आरक्षित वन और रक्षित वन। ये वन ऐसे हैं जो स्थायी वन के क्षेत्र हैं, जिनका रख रखाव केवल इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों के बचाव के लिए किया जाता है। यानी आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रख रखाव, देखभाल केवल इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों के बचाव के लिए किया जाता है। तो ये है बच्चों भारत में संरक्षण के आधार पर वनों के प्रकार। तो कितने प्रकार होंगे? 3 वन, आरक्षित, रक्षित और आवर्गीय। अब चलते हैं वनों का वितरण, है ना। तो वनों का वितरण अगर हम देखें तो भारत में सभी जगह वनों का वितरण एक समान नहीं है। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है बच्चों जहाँ सबसे ज़्यादा स्थायी वन जो हैं वो पाए जाते हैं। यानी यहाँ का 75% जो क्षेत्र है ना, कुल वन क्षेत्र का 75% भाग जो है वो स्थायी वनों के अंतर्गत आता है, जो सबसे अधिक है, सर्वाधिक क्षेत्र है। स्थायी वन जानते ना, स्थायी वन में आरक्षित वन भी आते हैं और रक्षित वन भी है। तो 75% भाग जो है यहाँ कुल वनों का किस प्रकार के वन के क्षेत्र में आता है? स्थायी वनों में। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहाँ कुल वनों में एक बड़ा क्षेत्र जो है वो किसका है? आरक्षित। यानी यहाँ पर, है ना, आरक्षित वन पाए जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ किस प्रकार के वन हैं? आरक्षित वन। उसके बाद आता है हमारा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ये वो राज्य हैं जहाँ रक्षित वनों का अनुपात अधिक है। अब मध्य प्रदेश में स्थायी वन ज़्यादा हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल में आरक्षित वन ज़्यादा हैं। और यहाँ पर बिहार, पंजाब, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा, राजस्थान में रक्षित वन ज़्यादा हैं। और पूर्वोत्तर का जो सभी राज्य है, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन राज्यों में और गुजरात में कौन सा वन है? तो यहाँ ज़्यादातर आवर्गीकृत वनों का जो है विस्तार पाया जाता। तो ये है बच्चों भारत में वनों का वितरण। अब चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है वन संरक्षण और समुदाय। अभी हम लोगों ने पढ़ा वन संरक्षण में सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वन संरक्षण के लिए मानव समुदाय का क्या योगदान है, लोगों का क्या योगदान है। तो वन संरक्षण में जिस तरह सरकार ने योगदान दिया है, उसी प्रकार जो हमारे समुदाय है, मानव समुदाय है, यानी वो प्रजातियाँ, वो समुदाय जिनका आवास वनों में है ना, उन्होंने क्या किया है बच्चों? उन स्थानीय समुदायों ने सरकार के साथ मिलकर या सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने
आवास स्थल के संरक्षण में क्या हैं, निरंतर जुटे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत वो जनजाति आती है, वो आदिवासी लोग आते हैं, वो मानव प्रजातियां आती हैं, वो समुदाय आता है जो वनों से जुड़े हुए हैं। ये समुदाय सरकार और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के वनों को क्या करने में लगा है, उनको बचाने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं बच्चों, राजस्थान का सरिस्का बाघ रिजर्व है ना, और हिमालय का जो हमारा उत्तराखंड का है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन टिहरी में है, टिहरी गढ़वाल में किसानों की बीज बचाओ आंदोलन। तो ये आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि जो समुदाय वन समुदाय है वो भी वनों के संरक्षण के लिए अपना क्या कर रही है, योगदान लगातार दे रही है। और उसका उदाहरण है राजस्थान का सरिस्का बाघ रिजर्व, हिमालय का जो हमारा उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, और टिहरी गढ़वाल का किसानों की बीज बचाओ आंदोलन। तो इस तरह के बहुत सारे आंदोलन है, योगदान है मानव समुदाय का, जो वनों के लिए निरंतर क्या है बच्चों, क्या है, जागरूक है, उनका संरक्षण कर रहा है। तो ये लेसन बच्चों आज ख़त्म हो गया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगली क्लास में हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे। मैं काम आपको अभी फ़ोटो खींच के भेजूँगी, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है।